हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं आज सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के बारे में, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। 5 मार्च 2026 को उन्होंने इस्तीफा दे करके राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का फैसला किया है। ठीक, इनके बारे में हम आज ये समझते हैं। तो इनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जो मेन कारण था, ये मानसिक स्थिति थी और उनकी बढ़ती हुई उम्र। इनका जन्म 1 मार्च 1951 में बख्तियारपुर पटना के पास में एक गांव पड़ता है, उस गांव में इनका जन्म होता है। जो आप करीब 75 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और इस्तीफा 5 मार्च 2026 को उन्होंने दे दिया था। ठीक, इनका व्यक्तिगत जीवन अगर हम देखें पहले इनके राजनीतिक जीवन में ये राज्यसभा पद के लिए मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिए हैं। पहली बार सीएम 2000 में बने हुए थे। इनके केवल 7 दिन गवर्नमेंट चल पाई थी, क्योंकि उस समय बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाए थे और गवर्नमेंट इनकी गिर गई थी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 1 मार्च 1951 में इनका जन्म हुआ था। बख्तियारपुर पटना के पास पटना के में एक गांव पड़ता है बख्तियारपुर में इनका जन्म था। इनके पिता का नाम कविराज रामलखन था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी था, पत्नी का नाम मंजू देवी था। मंजू देवी का मृत्यु 2007 में मृत्यु हो गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थी। ये मंजू देवी क्या थी? एक टीचर थी और ये सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे, साधारण तरह से। ये बहुत ज्यादा दिखावे और मुख्यमंत्री पद का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था कि पति मुख्यमंत्री है तो हम बड़े हाव भाव से रहें, ऐसा कुछ नहीं था। और इनको बीमारी हो गया। लास्ट में 2007 में इनकी मृत्यु मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में हो गया। इनका पुत्र, एक ही पुत्र है, कोई पुत्री उत्तरी नहीं है, निशांत कुमार है, जो अभी डिसीजन लिया गया है कि इनको वाइस चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इनके पिता, इनकी जो योग्यता है, इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया है एनआईटी पटना से। एनआईटी है पटना में, वहां से इन्होंने क्या किया है, इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिक से। इनका नाम क्या है? सुशासन बाबू के नाम से हम इनको जानते हैं, क्योंकि जब इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुआ, उसके बाद जब इनकी गवर्नमेंट 2005 में बनी, तो उन्होंने सुशासन को बहुत बड़ा हथियार यूज करके लालू प्रसाद यादव जी की गवर्नमेंट गिराया और अपनी सरकार इन्होंने बना लिया। आइए देखते हैं इनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई। राजनीतिक जो इनकी विचारधारा था, इनका विचारधारा था न्याय के साथ विकास करना। राजनीतिक शुरुआत लालू जी की हुई और नीतीश कुमार की हुई। दोनों एक सगे भाई की जैसे एक साथ शुरुआत करते हैं जेपी आंदोलन से। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जो शुरू हुआ था 1974 में। जेपी आंदोलन क्या है, इसके बारे में डिटेल से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हालांकि जेपी आंदोलन तब शुरू किया गया था जब इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाया था, तब विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसमें जो मुख्य नेता थे वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी थे, और जेपी नारायण के साथ में उन्होंने संघर्ष किया था एक साथ। उसके बाद लालू प्रसाद 1990 में नीतीश कुमार जी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ये दोनों एक सगे भाई की तरह वर्क करते हैं, दोनों एक साथ पार्टी में। और 1990 में क्या होती है, इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार क्या थे? कुर्मी समाज से, मतलब एक कुर्मी जाति के थे, और लालू जी यादव जाति के थे। तो 1994 में क्या होता है, इनका मतभेद इस बात पे हो जाता है कि शासन अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब यादव लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और अदर दिया जा रहा है, और अदर जाति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको दबाया जाता है। तो जब इन दोनों के अंदर ये भावना तनाव हुआ, तो इन्होंने 1994 में कुर्मी चेतना रैली शुरू किया। 1994 में कुर्मी चेतना रैली शुरू किया, और इन्होंने नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव के को खुला चैलेंज किया। 1994 में ही ये एक पार्टी की स्थापना, कहते हैं समता पार्टी की स्थापना 1994 में हो जाती है, जो इनकी पर्सनल पार्टी होती है। उसके बाद में 30 अक्टूबर 2030 को
जेडीयू के रूप में ये पार्टी बदल जाती है। जेडीयू को दो पार्टी को मिला करके बनाया गया था। जेडीयू का मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड। समता पार्टी जो नीतीश कुमार की थी, जनता पार्टी शरद यादव, दोनों पार्टी को विलय करके एक जेडीयू पार्टी बनाया गया था। शरद यादव इस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और लंबे समय तक अध्यक्ष थे। जेडीयू का जो पार्टी था 2000 में इनकी पार्टी मुख्यमंत्री बनाई थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन बहुमत सिद्ध ना कर पाने के कारण 7 दिन में ही इनकी गवर्नमेंट गिर गई। 2005 में इनकी फिर से गवर्नमेंट बनी और ये पूर्णकालीन गवर्नमेंट थी। इनका प्रमुख पूर्णकालिक क्या हुआ, गवर्नमेंट बनी पूरे बहुमत के साथ में। इन्होंने तब नारा दिया था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे और जंगल राज को इन्होंने हथियार बनाया था। मतलब जंगल राज लालू प्रसाद यादव 1990 से 2005 के बीच के कार्यकाल को कहा जाता है जंगल राज, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था जातीय व्यवस्था के कारण, जिसको हटाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया था। और नीतीश कुमार जो 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत ढेर सारा सुधार किया था। बहुत सारे ढेर सारे सुधार किए, जिसके कारण इनको सुशासन बाबू के नाम से बाद में जाना गया। आप लोग बताएंगे सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? इन्होंने सुशासन इसलिए कहा क्योंकि उस समय जो जंगल राज था उसको खत्म किया, मतलब भेदभाव को खत्म किया। इन्होंने शराबबंदी 2016 में किया। महिलाओं ने इनसे महिलाओं ने आंदोलन चलाया, इनसे निवेदन किया, सब लोग मिल करके जगह जगह प्रदर्शन किया। तो महिलाओं का एक ही मांग था कि आप शराबबंदी कर दीजिए, क्योंकि जब पुरुष लोग घर में शराब पी करके आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित महिलाओं को करते हैं। और सत्य भी है, शराब पी के कहीं भी पड़े रहेंगे, इधर नाली में पड़े रही हैं, कहीं उधर पड़े रही हैं, और लेकिन जब घर पहुंचेंगे तो फिर पूरा वायलेंट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि यही प्रधानमंत्री, मारना पीटना शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा कर देंगे। तो इसी चीज को देखते हुए 2016 में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, और शराबबंदी एक बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन देश के लिए, राज्य के लिए बहुत खराब था, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा अगर कहीं से बेनिफिट होता है तो उनको नशीली पदार्थों को बेचने से होता है। और नशीली पदार्थ में बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? शराब है। और बिहार गवर्नमेंट ने शराब को ही बंद कर दिया, जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान था। लेकिन महिलाओं के प्रदर्शन के कारण इन्होंने क्या किया, शराबबंदी को 2016 में लागू किया गया। बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ, विरोध के बावजूद भी 2016 से 2026 10 साल पूरे हो गए, आज तक भी शराबबंदी बिहार में लागू है। ठीक, शिक्षा में इन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया। पहले शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए स्कूल बनाना, बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं होते थे, तो हर जिले के जितने भी मौजा क्षेत्र होता है, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास जूनियर और प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज स्कूल खोला। उसके बाद इनको जब बाद में पता चला कि लड़कियां 9th के बाद में जब इनका स्कूल कॉलेज दूर हो जाता है तो एक स्कूलिंग छोड़ देती हैं, तो उन्होंने एक साइकिल योजना लेके आया। साइकिल योजना में यह योजना थी कि 9th जो लड़कियां 8th पास करके 9th में एडमिशन करवाई हैं, उनको साइकिल खरीदने के लिए रुपया दिया गवर्नमेंट ने, जिसके द्वारा 9th और 12th तक, 9th से 12th तक स्कूलिंग में नामांकन बड़ी तेजी से बढ़ा और महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। और शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार किया, नए नए स्कूल खोलना, ब्लैक बोर्ड लगाना, सीट लगाना। 2005 के आसपास जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे कि टाट पट्टी का व्यवस्था होगा, तो वही धूल में लौटना, कोई चपरासी कोई प्यून नहीं, वही लड़के सुबह जाएंगे प्रेयर करने से पहले जो 5 मिनट, प्रेयर से 5 मिनट पहले जो पहुंच जाता था, उसी से पत्ती बिनवाया जाता था, बरगद के पेड़ लगाया जाता था, उसी के छांव के नीचे हम लोग बैठ करके पढ़ाई करते थे। लेकिन उस धारणा को उन्होंने, नीतीश कुमार जी जब आए तो उन्होंने चेंज किया। उन्होंने हर क्लासरूम को मेंटेन करवाया, उसमें सीट लगाया, टेबल लगाया, ब्लैक बोर्ड लगवाया, व्हाइट बोर्ड लगवाया, जो भी करवाया हो, लेकिन शिक्षा में बहुत ढेर सारा सुधार किया, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुआ। और संरचना का विकास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाया इन्होंने।
बिहार में आज फिर भी बहुत ज्यादा एक तरह से मान के चलिए कि डेवलप्ड हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लेकिन जिस तरह से 2005 में था उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ना बिजली पे, पानी पे, रोड पे, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। एक कहानी भी है लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कि लालू प्रसाद यादव जी से एक बार कहा गया था कि आप गांव में हर गली में रोड बनवा दीजिए। तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जो है अगर हम रोड बनवा देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रोड अच्छी हो जाएगी तो चोर लोग गांव में आएंगे और चोरी करके चले जाएंगे, अब आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब जब रोड अच्छी नहीं है तो चोर नहीं आ रहे हैं और चोरी भी नहीं हो रही है। तो रोड ना होने के उन्होंने फायदे गिना दिए थे। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट बना तो उन्होंने गली गली रोड पहुंचाया, नाली बनवाया, इन्होंने हर घर पेयजल व्यवस्था भी करवाया, क्योंकि हर घर में जो नल लगा होता था वो अशुद्ध पानी देता था। तो फिर इन्होंने हैंडपंप की व्यवस्था करवाया और हर घर जल कार्यक्रम एक शुरू किया। ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। हर गांव तक इन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया, नाली बनवा करके रोड हर गली तक पहुंचाने का काम किया। बहुत ढेर सारा इन्होंने काम किया था अपने टाइम में। हेल्थ केयर में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हेल्थ केयर में इनका योगदान, जैसे पीएचसी जो होता था वहां पे 2005 के पहले मरीज ही नहीं आते थे। मरीज ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां डॉक्टर ही नहीं थे। जो पीएमसीएच या जो पीएचसी होता है वहां पे जब डॉक्टर की उपस्थिति ही नहीं होगी तो पेशेंट क्या करने के लिए आएंगे, क्योंकि समय से नहीं आते थे। ठीक, तो जब ये मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो डॉक्टर आएंगे वो ऑन टाइम से आएंगे और इमरजेंसी लैब भी खुलेगा, सारा चीज सिस्टम होगा, दवाएं मुफ्त दवाएं मिलेंगी, मुफ्त इलाज होगा। जब ये सारी चीजें व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया तब देखा गया कि 2 ही 3 साल में पीएमसीएच में हजारों की संख्या में मरीज आने लगे पर डे। और इसके पहले 14-15 लोग, 20 लोग खाली पीएचसी पे इलाज करने के लिए आते थे। इनकी साइकिल योजना थी। पंचायती राज में सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, जो कि पूरे भारत देश में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसका मतलब होता है कि पंचायती राज चुनाव जब होगा तो उसमें आधी महिलाएं होंगी और आधे में पुरुष होंगे। अगर जनरल की सीट है 50 सीट, 50 मौजे में मान लो चुनाव होना है तो 50 में से 25 मौजे में ऐसा होगा जो महिला प्रत्याशी लड़ेगी। ठीक, हालांकि महिला प्रत्याशी खाली गवर्नमेंट छोड़ दिया, लेकिन इसका बेनिफिट महिलाओं को नहीं मिलता है, क्योंकि नाम महिलाओं का रहेगा और उसका पूरा कार्यभार संभालेंगे पुरुष लोग। इसमें महिलाओं को भी जागरूकता दिखाना चाहिए कि आप जब योग्य हैं, आप जब बन चुकी हैं तो आप बाहर निकलिए और अपने महिलाओं के दुख को, संकट को और अपने गांव गली मोहल्ले के संकट को दूर करिए और अपना कर्तव्य का निर्वहन करिए, ना कि दूसरे के भरोसे आप छोड़ दीजिए। पंचायती राज में सबसे बड़ा इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। ठीक, नीतीश बाबू को जी को इसीलिए सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। इनका 2005 से लेकर के 2026 मतलब करीब 20 साल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लगातार आज तक इनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। समझिए, मतलब एक लंबे समय तक 5 साल प्रधान को बना दो तो उसका अगर जांच करवाओगे तो आधा पैसा प्रधान खा जाएगा। और बेचारा मुख्यमंत्री था 20 साल तक, 1-2 साल नहीं 20 साल तक, और एक ही बेटा है उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी आज तक कोई भी जांच न लगी, ना कोई भ्रष्टाचार का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, ना कभी वो विवादों में रहा। ठीक, बहुत नीट एंड क्लीन सीएम थे यहाँ, जिसके कोई बेबी बच्चे ही नहीं है। वो भी पता नहीं किसके लिए परेशान है, उसके भी दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं उसके नाम से भी। ठीक, तो ये ऐसे सीएम, ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है भारत देश को। हर राज्य में ऐसा ही कर्मठ, जुझारू और एक ईमानदार व्यक्तित्व वाला आदमी मुख्यमंत्री बने। हर राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। बिहार में देखते हैं कि कौन अगला सीएम बनेगा। अभी आज 7
मार्च तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि मुख्यमंत्री पद के कौन दावेदार हो गया। हालांकि एनडीए की गठबंधन वाली सरकार मोदी और अमित शाह मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमेशा ये चौंकाने वाली न्यूज रही है और चौंकाने वाली न्यूज बिहार में भी रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके लिए कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बताया जा सकता है। यही परिचय था, थोड़ा सा परिचय नीतीश कुमार जी के बारे में था, जो अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाएंगे और उनको राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुख्यमंत्री पद छोड़ करके उन्होंने बिहार के लिए, हमको नहीं पता कि कैसा, लेकिन एक अपने समझ से उन्होंने अच्छा ही डिसीजन लिया होगा और ऐसे ही मुख्यमंत्री को सैल्यूट। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।